Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes, and today we are going to study about another figures of speech, and those are anaphora, epistrophe, simplos, and these three are very simple and very easy to identify. So students, let us move with the very first part, that is anaphora. So anaphora क्या है actually? Anaphora एक rhetorical device है that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases or clause. तो ये एनाफोरा जो है ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, ये एक ऐसा फीचर है जिसमें कि वर्ड्स जो हैं या कोई फ्रेजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग से पहले, और वो दो सक्सेसिव सेंटेंस में सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर फ्रेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर राइटर्स को बहुत आसानी से अपनी बात को कहने में मदद करता है. सो एनाफोरा इट अलाउज राइटर्स टू कन्वे, एम्फेसाइज एंड रीइंफोर्स मीनिंग, यानी कि अपनी बात की मीनिंग कैसे रखी जाती है, अपनी बात को कैसे समझाया जाता है, ये इस फीचर से या इस लिटरेरी डिवाइस से राइटर बहुत आसानी से कन्वे कर देता है, या अपना मैसेज जो है बहुत आसानी से वो पढ़ने वाले के या सुनने वाले के जहन में वो बैठा देता है. और एनाफोरा जो है वो बेसिकली बहुत पुराना लिटरेरी डिवाइस है, और इसके जो रूट्स हैं बिब्लिकल जाम्स में भी से लिए हुए हैं या दिखते हैं, वहाँ पे भी ये यूज्ड हैं, और कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जो एग्जाम्पल यहाँ पर है एनाफोरा का, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, रिंग आउट द नैरो लस्ट ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पे देखिए जो रिंग आउट है वर्ड या ये जो फ्रेज है रिंग आउट, ये दोनों स्टार्टिंग सेंटेंस के दोनों सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको सेम फ्रेज जो है रिपीट हो रहा है, और ये एक तरह से अपनी बात को पूरी तरीके से पक्का करने के लिए या रीएनफोर्स करने के लिए, समझाने के लिए ये जो रिपीटेशन है वो यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए गो बिग और गो होम, तो यहाँ पे गो जो वर्ड यूज़ हुआ है वो रिपीट हुआ है, और ये अपनी बात को किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है. गो बिग और गो होम, बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन. तो यहाँ पे जो वर्ड बी है ये कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर फ्रेज में स्टार्टिंग में ये वर्ड आया हुआ है बी, तो ये अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से, बात को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया जा रहा है यहाँ पे. सिमिलरली देखिए गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग. सो गेट बिजी यहाँ पर भी आप देखिए ये रिपीट हुआ है ये फ्रेज गेट बिजी. तो ये एनाफोरा का एक और एग्जाम्पल है. गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, यहाँ पे गिव मी आप देखिए दोनों सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में गिव मी है, तो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि रिपीट होता है और बात को बहुत सटीक तरीके से सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिमाग में डाल देता है. स्टे सेफ अभी हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हेल्दी, सो स्टे एट होम. तो ये वर्ड जो है वो मतलब पूरी तरीके से वो उस पर्टिकुलर वर्ड को दिमाग में एम्फसाइज करने का काम करता है, और ये रिपीटेशन जो है किसी भी वर्ड्स का या किसी भी फ्रेजेस का दो सेंटेंसेस में या 3 सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है सेम, तो आप उसको एनाफोरा में काउंट करते हैं. सो एनाफोरा जब हम स्पीच में लेते हैं तो स्पीच या किसी तरह की राइटिंग में एनाफोरा का क्या उपयोग होता है, किस तरह से वो क्या प्रोवाइड करता है वो. तो एनाफोरा कोई भी राइटर अपने लेखनी में या स्पीच में जब लिखता है तो वर्ड्स को एक रिदम मिलता है, तो रिदम टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एक रिदम मिलता है, एक राइमिंग सा चीज़ साउंड होती है, और वहीं कहीं ना कहीं एलिटरेशन भी आपको सुनने को मिलेगा, जो सेम साउंड कई बार आ रहा है, कई बार रिपीट होता है, तो एक बहुत सुंदर सा राइमिंग स्कीम या राइम्स मिल जाते हैं वर्ड को.
देन हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन ऑडियंस, यानी जो भी सुन रहा है स्पीच या जो भी राइटिंग को पढ़ रहा है, तो एक जो पढ़ने वाला है या जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो बात कहना चाह रहा है कहने वाला या स्पीच देने वाला, वो चीज़ जो है वो बहुत बहुत आसानी से इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करके बहुत जल्दी वो अपनी बात को किसी भी श्रोता के दिमाग में डाल सकता है। इट होल्ड्स देयर अटेंशन, उनका अटेंशन भी अपनी तरफ कायम रखता है और बहुत लंबे समय तक कही हुई बात का इंप्रेशन जो है वो सुनने वाले पे पड़ता है। तो एनाफोरा जो है इसीलिए स्पीचेस में या राइटिंग्स में यूज़ होता है। ये उसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और राइटर इसीलिए इसको बहुत जल्दी जल्दी इसको यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में। तो एग्जाम्पल कुछ वेल नोन स्पीचेस या राइटिंग से मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ डाले हैं। इट्स नॉट द साइज यहाँ पर है, इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट बट इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। तो द साइज यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करके 2 बार यूज़ हुआ है और बिल्कुल ये सेम सेंटेंस में स्टार्टिंग में है। सो इट्स नॉट द साइज, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन। तो ये मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी हुई स्पीच का कुछ अंश है, कुछ पार्ट है उनकी राइटिंग का, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे डिपिक्ट करता है। Similarly, go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहा हुआ है ये स्पीच में। गो बैक आप देख रहे हैं यहाँ हर जगह गो बैक यूज़ हो रहा है, हर एक सेंटेंस में गो बैक मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना। तो गो बैक जो है एक सुनने वाले के दिमाग में एक इफेक्ट डाल रहा है और ये कई बार रिपीट हुआ है ये फ्रेज। सो इट इज़ एनाफोरा एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय राइटर्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी रेगुलरली। तो ये बहुत ही सिंपल है ये फिगर ऑफ स्पीच पहचानना और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। बस सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस 2 कॉन्सेक्यूटिव सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ये बिल्कुल यूज़ होता है। ये पहचान है एनाफोरा की। कुछ लिटरेचर में और भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये जो पोएम है ये या एक पर्टिकुलर पीस है रूमी की राइटिंग्स में है, रूमीस की पोएम है ये और इसमें आप देखिए कि क्या इसमें कहा गया है। इफ़ यू want the moon, do not hide from the night. If you want a rose, do not run from the thorns. If you want love, do not hide from yourself. So यहाँ पे आप देखिए ये 3 sentences में ये word if you want use हुआ है यहाँ पर. So this is anaphora and here Rumi has utilized this anaphora and the phrase is if you want. And यहाँ पर ये जो इफ़ यू वांट है एक्चुअली में ये एक चॉइस बता रहा है कि जो राइटर है या जो पोएट है वो अपनी एक चॉइस बता रहा है, डायरेक्टली रीडर को संबोधित कर रहा है और रीडर उसको अपने ऊपर ले रहा है. और ये रिपीटेशन ऑफ जो वर्ड्स या फ्रेजेस उसमें हुआ है वो एक तरह से कंडीशनल है और रीडर को यहाँ पर सुन के या पढ़ के डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है. ठीक है, लेकिन अंत में यहाँ पर जो है जो एनाफोरा जो इतनी एनाफोरा यूज हुआ है यानी कि यही फ्रेज बार बार यूज हुआ है तो एक एक्शन क्रिएट हो रहा है और वो रिपीटेशन की वजह से जो है जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट आ रहा है कि यहाँ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको कि नहीं इफ़ यू वांट तो पहले आपका मूड है कि भाई करना है कि नहीं करना है, ये कंडीशनल है. लेकिन जब ये कई बार यूज हो गया तो वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के जैसा हो गया और वो एक बहुत पावरफुल इफेक्ट जो है रीडर के ऊपर डालता है और वहाँ पर जो रीडर है उसके दिमाग में एक अर्जेंसी बना देता है कि भाई तुम अपनी चॉइस जो है उसको जल्दी से साबित करो या उसको पहचानो या उसको ऑप्ट करो. सो इस तरह से ये एनाफोरा जो है बहुत गहरा और डीप इम्पैक्ट डालता है, इफ़ेक्टिव होता है. तो ये एक हो गया और एक यहाँ पर भी आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है द हेल्प.
कैथरीन स्टॉकेट द्वारा लिखी ये लाइन, यू इज़ काइंड, यू इज़ स्मार्ट, यू इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे यू यानी जो जिसके लिए कहा जा रहा है उसको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन या उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर गिनाया जा रहा है कई बार उसी वर्ड को रिपीट करके। तो इस तरह से आप जो लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा है वो राइटिंग्स में, पोएटिक पोएम्स में या फिर स्पीचेस में आप देख सकते हैं कि एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है, अपना काम बहुत जल्दी सुनने वाले या दिमाग या पढ़ने वाले के दिमाग में वो डाल देता है। अब पर्पस क्या है? ब्यूटी क्रिएट करना, जो बात कहना है उस बात की ब्यूटी। क्यों ब्यूटी? क्योंकि वो राइमिंग हो जाता है, इलिट्रेशन कहीं बार दिखता है उसमें, और कई बार वही वर्ड्स या वही फ्रेज रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल्ली प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये एक ब्यूटी क्रिएट करता है। और किसी पर्टिकुलर चीज़ का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो चीज़ कई बार उसमें कही जा रही है या रिपीट की जा रही है, तो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो बताने की कोशिश होती है एनाफोरा के यूज़ द्वारा। और प्लस अपनी पॉइंट जो भी कहना चाह रहा है राइटर या कहने वाला, तो वो अपने पॉइंट को ये कई बार एम्फेसाइज करके जब वो बोलता है उस पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को रिपीट करता है, तो अपने पॉइंट को वो क्लियर कर सकता है और अपने चीज़ों को एम्फेसाइज करके जोर डाल के वो कह सकता है, जिसका एक अलग इम्प्रेशन या इफेक्ट पड़ता है सुनने वाले या पढ़ने वाले के ऊपर, और अपनी चीज़ों को राइटर या बोलने वाला जो है वो हाईलाइट भी करता है एनाफोरा के माध्यम से। तो यहाँ पे बच्चों एनाफोरा एक देखिए रिपीटिशन भी है, आप फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन एनाफोरा रिपीटिशन से थोड़ा डिफरेंट है। एनाफोरा इज रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज। कोई भी सेंटेंस या क्लॉज के शुरू में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में। लेकिन रिपीटेशन ऐसा नहीं है कि उसका कोई रूल है कि भाई स्टार्टिंग में होगा या एंड में होगा या बीच में होगा। रिपीटेशन कैन अकर एनीवेयर, वो कहीं भी हो सकता है, पूरे एक क्लॉज में, पूरे एक सेंटेंस में, वो कहीं भी आपको सेम वर्ड्स जो हैं कई बार रिपीट मिलेंगे, कई बार एक साथ आगे पीछे मिलेंगे, कई बार शुरू में पीछे में मिलेंगे। तो वो रिपीटेशन जो है वो कई बार वर्ड्स जो हैं वो कहीं भी आपको किसी भी लाइन या सेंटेंस में नजर आएंगे। लेकिन एनाफोरा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही वो होते हैं। तो ये फ़र्क है एनाफोरा और रिपीटेशन में। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनाफोरा का क्लियर कट पिक्चर आपके दिमाग में बन गया होगा। अब यहाँ पर एनाफोरा का ही एक काउंटर पार्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ क्या है? इज अ रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है ये एनाफोरा का। एनाफोरा स्टार्टिंग में कोई भी क्लॉज रिपीट होते हैं, 2 सेंटेंसेस या 3 कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं वो रिपीट होते हैं। उसी तरह से एपिस्ट्रॉफ जो है वो लास्ट में रिपीट होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एंड ऑफ द सेंटेंस में, सक्सेसिव फ्रेजेस में, क्लॉजेस में और सेंटेंसेस में वो प्रेजेंट होते हैं। इसको आप एपीफोरा भी कह सकते हैं, या कई बार ये इसको एंटीस्ट्रॉफ भी कहते हैं। और ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एनाफोरा का काउंटर पार्ट है। तो ये हो गया आपके एपीफोरा और इसका काउंटर पार्ट एनाफोरा। एनाफोरा सेंटेंस या क्लॉज के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते हैं, रिपीट होते हैं वर्ड्स, और जो एपीफोरा है वो सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस जो रिपीट होते हैं वो सेंटेंस के एंड में होते हैं, तो वो होता है एपीफोरा। अब एपीफोरा क्योंकि वो भी एक सिंपल और बहुत इफेक्टिव वे है अपनी बात को, अपनी आइडिया को एम्फसाइज करने का, तो ये भी जो है बहुत बार आप देखेंगे कि सॉन्ग्स में या स्पीचेस में या किसी लिटरेचर के पीस में आपको ये एपीफोरा जो है वो नज़र आएगा। इसका भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ऑल्सो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ की बात पे एम्फेसाइज हुआ है, तो यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये एपीफोरा होगा, जिसको आप एपिस्ट्रॉफ भी कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल छोटा सा है। अब यहाँ पे आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच में देखिए आई हैव अ ड्रीम में, ये एक एग्जाम्पल है एनाफोरा का। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम माइटी माउंटेन्स इन न्यूयॉर्क, let freedom ring from heightening alleghenies of Pennsylvania,
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of California. Let freedom ring from a curvaceous slopes of California. So यहाँ पे let freedom जो है ये पूरे सेंटेंस में 4 सेंटेंसेस में है और ये आपको रिपीट हुआ है, तो ये स्टार्टिंग में है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. Similarly, here I have placed example of epistrophe या epiphora. It is taken from Shakespeare's The Merchant of Venice. If you had known the virtue of the ring, or half her worthiness that gave the ring, if you didn't know for whom I gave the ring, and would conceive for what I gave the ring, and how unwillingly I left the ring when not would be accepted but the ring, you would abate the strength of your displeasure. So यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए the ring, द रिंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये सेंटेंस के एंड में आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपीफोरा और एपिस्ट्रॉफ. सो आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाफोरा एंड एपीफोरा या एपिस्ट्रॉफ जो है आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो गए. द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड. Now here comes another thing that anaphora, अगर किसी सेंटेंस में एनाफोरा भी दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में और फिर एपिस्ट्रॉफ भी नजर आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को आप कहेंगे सिंप्लोस. यहाँ पर यूजिंग बोथ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफ एट द सेम टाइम क्रिएट्स अनदर फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड सिंप्लोस. बहुत सिंपल है ये. तो यहाँ पर एक कोट लिया है शेक्सपियर के प्ले मेजर फॉर मेजर से, और ये देखिए यहाँ पे सिंप्लोस दिख रहा है. मोस्ट स्ट्रेंज but yet most truly I will speak, that Angelo's forsworn, it is not strange, that Angelo's a murderer, it's not strange, that Angelo is a adulterous thief and hypocrite, a virgin violator, is it not strange and strange. देखिए बच्चों यहाँ पर सेंटेंस 3 कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस में देखिए स्टार्टिंग में वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तीनों सेंटेंसेस के स्टार्ट में, और वहीं पे एंड में भी आपको सेम चीज़ रिपीट हो रही है. तो एंड में आप देख रहे हैं तो ये है आपके एपिस्ट्रॉफ, और स्टार्टिंग में जो रिपीटिशन है वो है एनाफोरा. सो जब एक ही पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क में आपको एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ दोनों नज़र आता है तो इस डिवाइस को आप कहते हैं सिंप्लोस. So I hope so students the things are very much clear in your mind about anaphora. starting में यूज़ होता है, एपिस्ट्रॉफ या एपिफोरा एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होता है दिखता है, और सिंप्लोस जो है इसमें दोनों चीज़ें यानी एनाफोरा एंड एपिफोरा और एपिस्ट्रॉफ आपको दिखेगा. So students, hope so the things are clear. Thank you for watching. Like, share and subscribe Zahra's classes, and please press that bell icon so that you can get the notification whenever a new lecture is uploaded. Thank you students.